हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की सेशन में। आज हम हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा एवं ताप, इसके कंसेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। दोस्तों, यहां से आपके एग्जाम में जरूर सवाल देखने को मिलते हैं, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा इस वीडियो के लिंक को, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सकें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, जितने भी क्लासेस होते हैं उसका क्लास नोट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया जाता है क्लास के बाद, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताइएगा। मैंने कहा जी हीट एंड टेम्परेचर, तो हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, बेहतरीन तरीके से हम डिफाइन करेंगे। हीट के ट्रांसफर होने के कई सारे मोड्स होते हैं, जैसे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, जिसको हम चालन, संवहन, विकिरण के नाम से जानते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये, यहां से सवाल आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, टेम्परेचर से रिलेटेड हम टेम्परेचर की स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या स्केल होते हैं, जैसे कि सेल्सियस स्केल, ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, र्यूमर स्केल, रैंकाइन स्केल, बहुत सारे ऐसे अलग अलग वैरायटी के स्केल होते हैं जिसके माध्यम से आप किसी भी पदार्थ की टेम्परेचर को मेजर करते हैं। दोस्तों, ठीक है, जहां से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि जैसे 60 डिग्री सेल्सियस में ताप का मान दिया हुआ है, भाई साहब उसको केल्विन में बदल के बताइए, फ़ारेनहाइट में बदल के बताइए। ठीक है, ऐसा ताप का कौन सा वैल्यू है, ठीक है, जिस पर फ़ारेनहाइट स्केल भी वही रिजल्ट देगा और साथ के साथ सेल्सियस स्केल भी वही रिजल्ट देगा। इस तरह से अलग अलग वैरायटी के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, तो हम हर एक वैरायटी के सवाल का भी डिस्कशन करेंगे कंसेप्ट को समझने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मजेदार सेशन। ओके, चलिए सबसे पहले हम टेम्परेचर को डिफाइन करेंगे, जिसको हिंदी में ताप या फिर तापमान के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, अगर किसी भी बॉडी या पदार्थ का टेम्परेचर हमको डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन किया जाएगा? मैंने कहा जी टेम्परेचर इट मेजर्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी। तापमान एक पदार्थ के गर्म होने की डिग्री को मापता है भाई साहब। तो जैसे मैंने कहा कि कोई भी बॉडी या कोई भी पदार्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वो पदार्थ या फिर वो बॉडी हॉट है, गर्म है। अगर मैं कहता हूं कि कोई भी बॉडी या किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, इसका मतलब हम कहेंगे वो बॉडी या फिर वो पदार्थ काफी ठंडा है भाई साहब, कोल्ड है वो। यही बात है क्या? तो टेम्परेचर को मापने का बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जिसको हम उपकरण कहते हैं। स्केल तो होते ही हैं, टेम्परेचर को मापने का बहुत सारे स्केल हैं, हाँ सर, लेकिन डिवाइस भी होते हैं, जिनमें से एक डिवाइस आप बहुत भली भांति से परिचित है। हमने कहा जी थर्मामीटर। थर्मामीटर से आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं, तो थर्मामीटर एक डिवाइस है, उपकरण है टेम्परेचर मेजर करने का, तापमान मापने का। आप अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, कि आपको कितना डिग्री का बुखार है। ठीक है, तो इसी तरह से और भी बहुत सारे टेम्परेचर मेजर करने के डिवाइसेस होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम धीरे से आगे बढ़ेंगे और उस सारे उपकरण के बारे में भी हम बात करते हुए चलेंगे। मैंने कहा जी सबसे पहले हम टेम्परेचर स्केल के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसको हम तापमान पैमाना कहेंगे। तो टेम्परेचर स्केल भी बहुत सारे स्केल होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप्स होते हैं टेम्परेचर स्केल के, जैसे कि सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, र्यूमर स्केल, रैंकाइन स्केल। ठीक है, और इनमें से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, जहां से सवाल पूछे जाते हैं, तो 3 टाइप की स्केल आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और ये केल्विन स्केल। लेकिन आपको ये जानकारी होना चाहिए भाई साहब कि र्यूमर स्केल भी होता है, ठीक है, और साथ के साथ रैंकाइन स्केल भी इस तरह से होता है करके। ठीक है, मैंने कहा जी कि आपने अगर सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर को मेजर किया, तो आपने जैसे कि मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पाया, ठीक है, अब उसी टेम्परेचर को अगर आप फ़ारेनहाइट स्केल में मेजर करेंगे तो कितना मिलेगा, ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो कितना मिलेगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर केल्विन में मेजर करेंगे, केल्विन स्केल में, तो कितना मिलेगा? तो 373 केल्विन। इस तरह से, जैसे कि मैंने कहा जी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, अरे पानी का उबलने का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं सेल्सियस स्केल में मेजर करता हूं तो सवाल पूछा जाए आपसे कि फ़ारेनहाइट स्केल में बताइए कि भाई साहब
वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक कितना टेम्परेचर होता है, तो बोलेंगे आप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ पा रहे हैं क्या? तो सर इसको याद रखना पड़ेगा क्या? नहीं, सभी को याद नहीं रखना है। अगर आपने सेल्सियस में पता करके रखा है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हम एक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और इसी 100 डिग्री सेंटीग्रेड को या 100 डिग्री सेल्सियस को हम बदल सकते हैं फ़ारेनहाइट में, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट मिल जाएगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। अगर केल्विन में पूछा जाए तो हम बदल के बता देंगे भाई साहब 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कितना, 373 केल्विन, उस फार्मूले की मदद से। ठीक है, काफी आसान है और ऐसे ही एग्जाम में आपके सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा स्केल से रिलेटेड क्या क्या टाइप्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाम आपको पांचों स्केल का पता होना चाहिए दोस्तों, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर, रैंकाइन, इस तरह से पांचों स्केल का नाम पता होना चाहिए। लेकिन जो सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, ज्यादातर वो ये 3 स्केल पे पूछे जाएंगे, केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस। समझे क्या बात? चलिए, मैंने कहा जी निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर? तो मैंने कहा जी फ़ारेनहाइट तो टेम्परेचर का यूनिट है, सेल्सियस भी टेम्परेचर का यूनिट है, केल्विन भी टेम्परेचर का यूनिट है। लेकिन अगर हम पास्कल की बात करें तो ये टेम्परेचर का यूनिट नहीं है। तो सवाल के हिसाब से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या? तो सर ये जो पास्कल है ये किसका यूनिट है? तो आपको ध्यान में रखना है, दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक, अगर आपको प्रेशर का यूनिट देखना है तो आप कहेंगे पास्कल। दाब का मात्रक होता है पास्कल, ध्यान रखेंगे। बढ़िया। चलिए, अब हम रिलेशन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। अलग अलग स्केल का आपस में रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर स्केल्स। मैंने कहा जी सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, र्यूमर स्केल। और मैंने पहले से ही बता दिया है कि आपको ज्यादातर सवाल ये 3 स्केल के ऊपर पूछेंगे, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और एक केल्विन स्केल। तो ये जो रिलेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिलेशन को याद रखिएगा, इस फार्मूले को याद रखिएगा, रट्टा मार लीजिएगा दोस्तों। और मैं तो कहूंगा कि आप जितना ज्यादा सवाल का प्रैक्टिस करेंगे ये याद हो जाएगा दोस्तों, आपको रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं बहुत सारे सवाल का प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको। फिलहाल इसको अप्लाई कैसे करना है ये समझना इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा जी अगर आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन लिखना है तो C/5 बराबर F-32/9 यही कहेंगे। अगर आपको लिखना है सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन तो C/5 बराबर K-273/5 ऐसे लिखेंगे। अगर मैंने कहा जी फ़ारेनहाइट और केल्विन में रिलेशन लिखना है आपको तो आप बोलेंगे F-32/9 बराबर K-273/5। ठीक है जी। अगर मैं कहता हूं कि आपको सेल्सियस और र्यूमर में रिलेशन लिखना है तो C/5 बराबर R/4 ये लिखना आ जाएगा। बढ़िया। तो अब सवाल कैसे पूछे जाएंगे? मैंने कहा जी अगर आपको सेल्सियस में टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है, बतानी है फ़ारेनहाइट में वैल्यू क्या होगा, तो आप कौन सा रिलेशन इस्तेमाल करेंगे? C/5 बराबर F-32/9। यही बात है क्या? अगर आपको मान लो आपको केल्विन में, अगर मान लो आपको केल्विन में टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है और फ़ारेनहाइट में बतानी है भाई साहब टेम्परेचर की वैल्यू, तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे? F-32/9 बराबर K-273/5। समझ पा रहे हैं क्या? केल्विन वाले वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, फिर फ़ारेनहाइट में वैल्यू पता चल जाएगा। यही बात है ना। चलिए, मैंने कहा जी यहां पे एक आध हम एग्जांपल देखते हैं तो जो अच्छे से क्लियर होगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन पैमाने में बदलना है तो मैंने कहा जी सेल्सियस बटे 5 बराबर केल्विन में बदलना है तो K-273/5 यही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इधर आइए, हमारा जो रिलेशन था ये थे ना C/5 सेल्सियस में, केल्विन में K-273/5, ये सब आपस में बराबर है। तो जो हमको जरूरत है, सेल्सियस की जरूरत है और केल्विन की जरूरत है, तो दोनों को आपस में बराबर कर दिया दोस्तों, दोनों को आपस में बराबर कर दिया। हाँ सर। अब देखिए यहां से जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो। देखो 5 से 5 इधर कैंसिल हो जाएगा तो C बराबर ये K-200
273। ऐसे ही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अगर मैं चाहूं तो इसको k बराबर c प्लस 273 ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? हाँ सर बात तो सही है। तो 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में बदलना है तो ये c की वैल्यू है क्या? हाँ सर, तो c की वैल्यू यहां पे पुट कर दो। तो आपने कहा जी ये 25 प्लस 273 कितना मिलेगा ये? तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 298। 298 किस में आएगा? केल्विन में आएगा क्या? हाँ सर केल्विन में तो आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। सुपर तरीके से। और एक चीज आप यहां से ये भी समझ पाए क्या कि भाई साहब अगर मुझे सेल्सियस में वैल्यू दी हुई है और केल्विन में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? डायरेक्ट ये ध्यान रख सकते हैं कि सेल्सियस वाले वैल्यू में 273 हम ऐड कर देंगे। समझ पा रहे हैं क्या बात? बढ़िया। तो चलिए एक सवाल इसी के ऊपर बेस्ड है। केल्विन पैमाने पर तापमान बराबर सेल्सियस पैमाने पर तापमान प्लस खाली स्थान। तो अभी तो बताया था केल्विन पैमाने पर जो तापमान होगा वो सेल्सियस पैमाने पर तापमान प्लस 273। ठीक है, तो भाई साहब यहां पे खाली स्थान की जगह क्या लिखेंगे आप? 273 यही लिख देंगे। तो 273 बोलिए या फिर 273.15। बात एक ही है, ऑप्शन सी करेक्ट। ये डायरेक्ट ध्यान रखिएगा सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन। समझ गए बात? बढ़िया। चलिए अगला सवाल, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु की माप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप क्या होगा पता करके बतानी है। हमने कहा जी यहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन देखनी है, तो आप उस रिलेशन में जाइए, फार्मूला में जाइए जहां मैंने बताया हुआ है अलग अलग स्केल का आपस में रिलेशन। तो आप देखेंगे सेल्सियस बटे 5 बराबर फ़ारेनहाइट में हम बात कर लेते हैं तो F माइनस 32 बटे 9 यही होता है क्या? अब देखिए, अब हमको चाहिए सेल्सियस पैमाने पर ना, तो चलिए मैंने कहा जी सबसे पहली बात फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी हुई है 212। ठीक है, माइनस करेंगे ये 32, डिवाइड करेंगे ये 9। ठीक है, यहां 5 बटे में है, इधर आके गुणा में आ जाएगा ये 5, इधर क्या बचेगा? सेल्सियस। तो सेल्सियस में वैल्यू मिल जाएगा बड़े आसानी से। आपने कहा जी ये हो जाएगा 2 माइनस 2 0 और 11 में 3 8 हो जाएगा और यहां बचेगा 1। ठीक है, फिर डिवाइड करेंगे 9, गुणा करेंगे ये 5। ठीक, अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो यार। 9 से काटेंगे एक बार में, 9 से काटेंगे 2 बार में, फिर 0 बार में। 20 का गुणा कर देंगे 5 के साथ, तो 20 पंचे 100 आएगा क्या? तो सेल्सियस में जो वैल्यू आ रही है कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यही बात है। तो आंसर कितना हो जाएगा जी? तो आप बोलेंगे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। सुपर तरीके से, बढ़िया। चलिए अगला सवाल, एक मनुष्य का उसका तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापक्रम क्या होगा? तो भाई साहब यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे C बटे 5 बराबर F माइनस 32 बटे 9। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन लिख लिया हमने। ठीक है, सेल्सियस में वैल्यू दी हुई है 60, डिवाइड करेंगे 5 बराबर लिखेंगे ये F माइनस 32 डिवाइड में 9। तो सबसे पहली बात भाई साहब यहां से जो कैंसिल होता है कैंसिल करेंगे, 5 से काटेंगे एक बार में, 5 से काटेंगे 12 बार में, तो इधर 12 बचेगा। ठीक है, और ये 9 इधर 12 के साथ गुणा हो जाएगा तो 12 गुणा 9 लिखेंगे। फिर उसके बाद ये माइनस 32 इधर आके प्लस हो जाएगा क्या? प्लस का ये 32, तो बराबर में क्या बचेगा? F बचेगा। तो F बराबर मैं लिख सकता हूं 12 गुणा 9 प्लस 32। तो भाई साहब आप कहेंगे 12 निया 108। ठीक है सर, प्लस का ये 32। अब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा? तो सर ये हो जाएगा 110 और 30 140 140। ठीक है, और ये 140 किस में आएगा? ये फ़ारेनहाइट में आने वाले हैं क्या? तो 140 हमारा आंसर हो जाएगा, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, बेहतरीन तरीके से। चलिए, तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों पैमानों का समान मूल्य होता है, -60 डिग्री, -30 डिग्री, -40 डिग्री, -50 डिग्री। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का सवाल आ गया। तो सबसे पहली बात सवाल क्या बोलना चाह रहा है कि फ़ारेनहाइट स्केल में और सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस स्केल में, मतलब दोनों पैमानों पर समान मूल्य बताता हो तो वो वैल्यू क्या है?
वो वैल्यू समान वैल्यू क्या है, तो मैंने कहा जी मान लो वो ये x डिग्री है तो इधर भी x डिग्री, फ़ारेनहाइट स्केल में भी x डिग्री और सेल्सियस स्केल में भी x डिग्री। तो x की वैल्यू पता कर लेंगे। हमने कहा जी फ़ारेनहाइट F माइनस 32 डिवाइड में 9, ठीक है जी, बराबर लिखेंगे। सेल्सियस में बात करें तो आपने कहा C/5, तो F के जगह x डिग्री, C के जगह x डिग्री रख दीजिए यार। तो x डिग्री माइनस का 32 डिवाइड में 9 बराबर C मतलब ये x डिग्री डिवाइड में 5। ठीक, तो एक तरीका तो ये है कि आप x डिग्री की वैल्यू पता कर लो। ठीक, आपको समझ में आ जाएगा कि इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जो x की वैल्यू होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप 1 बाय 1 इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दो। ठीक है, -60 डिग्री पुट करके देखना, दोनों तरफ बराबर आ गया तो वही आंसर। -30 डिग्री पुट करके देखना x की जगह, ठीक है, तो दोनों साइड बराबर आ गया तो -30 डिग्री आंसर हो जाएगा। दोनों साइड अगर -50 डिग्री x की जगह रखोगे और बराबर आ गया तो -50 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। यही बात है कि नहीं बताइए। तो मैं चलो ये चाहत रख रहा हूं कि x की वैल्यू पता ही कर लेता हूं। ठीक है, पता कर लूं तो कैसे, मैथमेटिक्स आना चाहिए आपको। इस तरह से गुणा करेंगे, इस तरह से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा सर 5x डिग्री माइनस का 32 गुणा 5, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 ये 15 और 1 16, 160 हो गया, बराबर 9 का गुणा x से करेंगे तो ये 9x। ठीक है, 9x डिग्री बोल दीजिए। 5x डिग्री को उधर ले जाओगे 9x के पास तो ये माइनस हो जाएगा। तो आपने कहा जी सर 9x डिग्री माइनस का 5x डिग्री यही हो जाएगा। फिर इधर क्या बचेगा माइनस का 160, माइनस का 160 यही बचेगा ना। हाँ सर, फिर आपने कहा जी ये हो जाएगा 4x डिग्री बराबर माइनस का 160, तो सर x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 160 डिवाइड में 4 कर देंगे। इतना बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए आपको। तो सर ये हो जाएगा 4 से काटेंगे एक बार में, 4 से काटेंगे 4 बार में, फिर 0 बार में, मतलब ये हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है जी, ये समझ पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे हम फ़ारेनहाइट स्केल में 40 डिग्री बोले, 40 डिग्री नहीं -40 डिग्री, मैंने क्या कहा, चाहे आप फ़ारेनहाइट स्केल में -40 डिग्री बोलिए, चाहे आप सेल्सियस स्केल में -40 डिग्री बोलिए, बात एक ही है। समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। तो इसको आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं। ऐसे पैटर्न के सवाल फेवरेट पैटर्न के सवाल होते हैं। जब भी आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर पूछा जाए तापमान का समान वैल्यू क्या होगा, तो -40 डिग्री, ये याद रख लेना। ठीक है जी, चलिए अगला टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो है एब्सोल्यूट जीरो या परम शून्य ताप। परम शून्य ताप का मतलब ये बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि टेम्परेचर की वैल्यू 0, ध्यान रखेंगे इस बात को। हमने कहा जी एब्सोल्यूट जीरो का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टेम्परेचर की वैल्यू 0। ठीक, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि परम शून्य ताप का मान अलग अलग पैमाने में अलग अलग होता है भाई साहब। द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो वेरीज ऑन डिफरेंट स्केल्स। जैसे मैंने कहा डिफरेंट स्केल में फ़ारेनहाइट स्केल दिया हुआ है, सेल्सियस स्केल दिया हुआ है, केल्विन स्केल दिया हुआ है। अगर मुझे इन 3 डिफरेंट स्केल में परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू देखनी है तो केल्विन स्केल पर देखना चाहें तो केल्विन पैमाने पर 0 केल्विन, ध्यान होना चाहिए आपका। सेल्सियस पैमाने पर देखना चाहें तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, या फिर जस्ट आप बोल सकते हैं -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर, फ़ारेनहाइट स्केल पर देखना है मुझे परम शून्य ताप की वैल्यू, तो -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर जस्ट आप बोल सकते हैं -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये सारे वैल्यूज आपको ये स्केल में दिख रहा होगा। एब्सोल्यूट जीरो वाले लाइन पे जाएंगे तो केल्विन स्केल में 0 केल्विन, सेल्सियस स्केल में -273 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट स्केल में -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये है परम शून्य ताप की वैल्यू, एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू अलग अलग स्केल में अलग अलग होगा। ठीक, तो ये बात एकदम खोपड़ी में बिठा लीजिए आप कि भाई साहब परम शून्य ताप का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं समझना है आपको। परम शून्य ताप का मतलब 0 डिग्री, ये ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है। इसकी वैल्यू अलग अलग स्केल में अलग अलग होगा। ठीक है, हाँ, 0 टेम्परेचर ऐसा आपको देखने को मिलेगा किसमें, केल्विन स्केल में।
परम शून्य ताप की वैल्यू 0 केल्विन, ऐसा आपको केल्विन स्केल में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं सेल्सियस स्केल में, फ़ारेनहाइट स्केल में, तो 0 नहीं दिखेगा, अलग दिखेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना केल्विन स्केल में अगर आपको एब्सोल्यूट 0 की वैल्यू बतानी है, परम शून्य ताप की वैल्यू बतानी है, तो 0 केल्विन। अगर आप नाम के हिसाब से याद रखना चाहते हैं एब्सोल्यूट 0, तो 0 टेम्परेचर कब होगा? जब हम केल्विन पैमाने में मेजर करेंगे तब। लेकिन सर अगर मैं इसको याद रख लिया, लेकिन सवाल में पूछा गया है परम शून्य ताप की वैल्यू और ऑप्शन दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में, ऑप्शन में दिया हुआ है सेल्सियस में, तो मैं कैसे पता करूंगा? मुझे याद है केल्विन में 0 केल्विन होता है, लेकिन सेल्सियस में कैसे पता करूं, फ़ारेनहाइट में कैसे पता करूं? तो भाई साहब हमारे पास रामबाण है ये पता करने का, एक फार्मूला है, मैं पहले ही भी बताया था, और वो फार्मूला पे जस्ट मैं अब आने वाला हूं मैं। ठीक, तो आप जस्ट ये याद रखिएगा परम शून्य ताप का केल्विन पैमाने पर वैल्यू 0 केल्विन होता है। ठीक, चलिए मैंने कहा जी परम शून्य तापमान किस रूप में लिया जाता है, तो आपको पता है परम शून्य तापमान की वैल्यू अलग अलग स्केल में अलग अलग होता है। मैंने कहा जी नाम के हिसाब से अगर आप याद रखना चाहे परम शून्य ताप 0 टेम्परेचर, तो किस स्केल में याद रखना? केल्विन स्केल में 0 केल्विन। लेकिन ऑप्शन में तो भाई केल्विन में दिया ही नहीं है, फ़ारेनहाइट में है और सेल्सियस में है, कौन सा करेक्ट है बताना है। तो आपको रिलेशन पता है ना, अगर मैं सेल्सियस में पता करने की चाहत रखता हूं परम शून्य ताप की वैल्यू, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप आंसर कर पाएंगे, नहीं याद है तो आपके पास रामबाण है, फार्मूला है। ठीक है, एक स्केल की वैल्यू को दूसरे स्केल की वैल्यू में बदलने का, तो केल्विन और सेल्सियस में रिलेशन लगाइए। मैंने कहा जी C/5 बराबर K-273 डिवाइड में 5, यही कहेंगे क्या? ये हो गया सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया C, K की वैल्यू 0 रख देंगे, -273। ठीक है क्या यहां तक की बात? हाँ सर बात तो सही है। तो बस फिर C की वैल्यू मिलेगा -273। ठीक, ये किस में आएगा? सेल्सियस में आएगा। तो अगर ये ऑप्शन में मैच कर रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, परम शून्य तापमान की वैल्यू सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस। मान लो ये सेल्सियस वाला मैच नहीं करता तो फ़ारेनहाइट के लिए जाना पड़ेगा, तो फिर से रिलेशन लगाओ, या तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन लगा लो क्योंकि सेल्सियस में वैल्यू पता है, या फिर केल्विन और फ़ारेनहाइट में रिलेशन लगा लो। मैंने कहा जी जैसे हमको ये याद रखना है बोले हैं, तो केल्विन और फ़ारेनहाइट में रिलेशन लगा लेते हैं। मैंने कहा जी K-273 डिवाइड में 5, ये केल्विन वाला हुआ, फ़ारेनहाइट में कहें तो F-32 डिवाइड में 9, यही कहेंगे क्या? ठीक है सर, तो K की वैल्यू 0 -273 डिवाइड में 5, अब ये 9 इधर आके गुणा हो जाएगा क्या? ठीक है सर, और ये 32 माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, ये प्लस का 32 बराबर लिख देंगे फ़ारेनहाइट। तो ये वैल्यू अब सॉल्व करेंगे, फ़ारेनहाइट में आपको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है जी, तो सबसे पहली बात सर 0 -273, ये तो माइनस का 273 ही होगा कि नहीं होगा? तो इसको हटा दीजिए, फिर -273 हो गया। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले मैंने कहा जी इसको हम कैंसिल करते हैं, 5 से काटेंगे एक बार में, 5 से काटेंगे सर ये हो जाएगा 5 बार में, 5 में 25, फिर उसके बाद 5 छक्का 30, नहीं कितना 5 चौके 20, फिर 5 छक्का 30, इस तरह से बात करेंगे तो -54.6 यही आया। फिर इसका गुणा करेंगे आप 9 के साथ, यही बात है, तो 9 छक्का 54, दशमलव लगाएंगे, 9 चौके 36 और 5 41। ठीक है जी, फिर 9 पंचे 45 और 4 49, 491 आएगा, लेकिन किस में आएगा? दशमलव में, 491.4 प्लस का 32। ठीक है जी, बराबर लिखेंगे ये F। तो बस अब इसको आपस में माइनस कर देंगे आप, तो F की वैल्यू मिल जाएगा बच्चा। F की वैल्यू कितना मिलेगा? देखो मैंने कहा जी सबसे पहले ये हो गया दशमलव में 4, फिर 11 में 2 गया 9 हो जाएगा, फिर उसके बाद 8 में 3 गया 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 बचेगा, किसमें? माइनस में, -459.4, ये किसमें आएगा? डिग्री फ़ारेनहाइट। तो भाई साहब ये वैल्यू दिख रहा है क्या कहीं पे फ़ारेनहाइट में? 459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं। ठीक है, तो आपको ये बात पता है ना, परम शून्य तापमान की जो वैल्यू है केल्विन स्केल में 0 केल्विन।
ठीक है सर। सेल्सियस स्केल में कहें तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, या फिर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मैंने कहा अगर फ़ारेनहाइट में तो समथिंग डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक, बताया था ना मैं, चेक कर लीजिए यहाँ पे, कहां पे है सर वो, ये देखो, ये यहां बताया था ना भाई, परम शून्य ताप की वैल्यू 0 केल्विन, सेल्सियस में -273, फ़ारेनहाइट में -459, यही बताया था। बहुत बढ़िया, तो मैंने सवाल भी आपको करा दिया, और सवाल को कैसे अप्रोच करना है अगर आपको याद है ये वैल्यूज अलग अलग स्केल में, तो डायरेक्ट आप आंसर कर सकते थे। याद नहीं है तो आपके पास ये फार्मूला है, ऐसे बदल सकते हैं। सिर्फ एक याद रखना, परम शून्य ताप की वैल्यू शून्य के हिसाब से बात करें तो केल्विन टेम्परेचर में, गजब तरीके से। तो परम शून्य ताप के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान होना चाहिए कि परम शून्य ताप वह न्यूनतम तापमान है जहां किसी निकाय की ऊर्जा न्यूनतम होती है। साथ के साथ परम शून्य ताप पर परमाणुओं और अणुओं की गति न्यूनतम होती है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब इसको और थोड़ा डिटेलिंग करता हूं। जैसे मैंने कहा जी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, चाहे आप सॉलिड की बात करिए, सॉलिड में जैसे बर्फ का टुकड़ा ले लीजिए आप, अच्छा, लिक्विड में जैसे कि वाटर ले लीजिए, हाँ सर, और गैस में आप जैसे कि लिक्विड को और आप गर्म करते जाएंगे तो वो भाप बनेगा, वाष्प जी, गैस, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं कहूं चाहे सॉलिड, लिक्विड या गैस, उसके अंदर कण होंगे, पार्टिकल्स होंगे, जिसको हम कहेंगे एटम्स के पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल, परमाणु अणुओं के कण होंगे कि नहीं होंगे। और चाहे आप सॉलिड में बात करें, चाहे लिक्विड में, चाहे गैस में, उसके अंदर जो कण होंगे वो हमेशा गति में होंगे। अब ये डिपेंड करेगा कि भाई गति किसमें ज्यादा होगा, गैस की स्थिति में, लिक्विड की स्थिति में, कि सॉलिड की स्थिति में। तो भाई साहब, गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, तो पार्टिकल्स की जो गति होते हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा गैस की स्थिति में। समझ पा रहे हैं? लिक्विड की स्थिति में थोड़ा कम, और सॉलिड की स्थिति में कहेंगे तो भाई साहब बहुत कम गति देखने को मिलेगा पार्टिकल्स का। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का जो गति है वो बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन गति होगा, लेकिन बहुत कम, बिल्कुल जीरो गति ऐसा आप बोल सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो गति होगा जिसको हम एकदम कम से कम बोलेंगे। समझ पा रहे हैं क्या? जीरो के बराबर, इस तरह से। तो मैं अगर कहता हूं कि मान लो मैं सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से होगा क्या कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद है, जो कण मौजूद है, वो एनर्जी प्राप्त कर लेंगे, उसको एनर्जी मिल जाएगा, और एनर्जी मिल जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि भाई साहब ये अपना स्टेट बदलेगा, लिक्विड में आएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी जैसे मिलेगा तो भाई साहब ये इधर उधर भागने लगेंगे, और इधर उधर भागने लगेंगे तो इसका मतलब ये अपनी अवस्था बदल रहा होगा। और अगर मैं लिक्विड को फिर से गर्म किया, उसकी टेम्परेचर को और बढ़ा दिया, तो भाई साहब ये और ज्यादा एनर्जी पालेगा जो पार्टिकल्स है। समझ पा रहे हैं क्या? इसकी एनर्जी और बढ़ जाएगा, तो और ये भागना चालू करेगा, दौड़ना चालू करेगा इधर उधर, ठीक है। मतलब इसकी अवस्था फिर बदल रहा होगा, लिक्विड से गैस बदल रहा होगा। समझ पा रहे हैं? तो सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं, पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं। अगर उसको एनर्जी दे दिया जाए, और एनर्जी कैसे मिलेगा? उसके टेम्परेचर को बढ़ाने से, उस सॉलिड को गर्म करने से। तो अगर उसको एनर्जी मिलेगा तो भाई साहब वो भागना चालू करेगा, मतलब इसके पार्टिकल्स अब दूर दूर देखने को मिलेंगे, इस तरह से लिक्विड में बदल गया होगा। इसलिए फिर अगर मैं इसको टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, मतलब इसकी ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है जी। इसका मतलब ये फिर से दौड़ना चालू करेगा, भागना चालू करेगा, तो भाई साहब पार्टिकल्स के बीच जो गैप है और बढ़ जाएगा, मतलब वो गैस में बदल गया होगा। ये समझ आया कि नहीं आया? तो मैंने कहा जी, गति करते हुए पार्टिकल के पास जो एनर्जी होता है वो गतिज ऊर्जा होता है, काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, तापमान बढ़ाऊंगा, तो भाई गतिज ऊर्जा बढ़ेगी क्या? तो सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, ऐसे, ठीक है, इधर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं,
तो भाई इसकी ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है सर। अगर मैं वापस आता हूं गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, इस तरह से वापस आऊंगा, मतलब मुझे टेम्परेचर कम करना होगा। और टेम्परेचर मैं अगर डिक्रीज करता हूं, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, तापमान अगर मैं घटाता हूं तो भाई ऊर्जा कम होगी क्या? अरे तापमान बढ़ाने से ऊर्जा बढ़ेगी, तापमान घटाने से ऊर्जा कम होगी। तो मैंने एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो परम शून्य ताप बोला था, इसको डिफाइन कैसे किया था दोस्तों? कि भाई साहब वह न्यूनतम तापमान, इधर आइए, वह न्यूनतम तापमान है जहां किसी निकाय की ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो न्यूनतम ऊर्जा किधर मिलेगा बताइए? जब टेम्परेचर को कम करते जाएंगे। तो इसीलिए न्यूनतम ताप से हम डिफाइन किए थे दोस्तों। तो जैसे जैसे तापमान घटता जाएगा कणों की गतिज ऊर्जा कम होती जाएगी क्या? एक बिंदु पर कणों की गतिज ऊर्जा लगभग शून्य तक पहुंच जाएगी। और लगभग शून्य तक गतिज ऊर्जा किस स्थिति में पहुंचता है? सॉलिड की स्थिति में पहुंचता है क्या? हालांकि यहां पर भी कणों की गति कुछ ना कुछ होगा, हल्का फुल्का, लेकिन वो ना के बराबर, जीरो के बराबर। तो टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो कणों की जो गति है वो बिल्कुल शून्य पर पहुंच जाएगी दोस्तों। मतलब उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो भी शून्य पर पहुंच जाएगी। ठीक है। और जिस तापमान पर यह होता है उसे परम शून्य ताप कहेंगे, एब्सोल्यूट जीरो कहेंगे। बेहतरीन तरीके से समझा पाया ऐसा मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों। तो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई साहब टेम्परेचर की वैल्यू जीरो। ठीक। डेफिनेशन में आप ध्यान रखेंगे, परम शून्य ताप का जो डेफिनेशन है वह न्यूनतम ताप जहां पे किसी भी निकाय की ऊर्जा न्यूनतम होती है और साथ के साथ परमाणुओं और अणुओं की गति भी न्यूनतम होती है। परम शून्य ताप का मान अलग अलग पैमाने पर अलग अलग होता है। आपको ध्यान रखना है केल्विन पैमाने पर 0 केल्विन, बाकी आप सेल्सियस पैमाने पर पता कर लेंगे फार्मूले के माध्यम से, फ़ारेनहाइट पैमाने पर पता कर लेंगे फार्मूले के माध्यम से। चलिए एक बेहतरीन पैटर्न का सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखिए यहां पे 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शन में फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल में तापमान की वैल्यू दी हुई है। तो आपको यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो ये बता रहा है कि भाई साहब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल में समान तापमान है। ठीक है। समान तापमान का मतलब क्या समझे, मैं बताता हूं आपको। मैंने कहा जी जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस पर वाटर उबलता है। ठीक है, पानी उबलता है। तो आप बोलेंगे सर सेल्सियस स्केल में बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस, अगर हम केल्विन स्केल में बात करें तो 273 ऐड करना पड़ेगा सेल्सियस वाले वैल्यू में, तो ये 373 केल्विन हो जाएगा। तो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है और ये 373 केल्विन, ये दोनों समान तापमान को बता रहा है क्या? बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर के लिए। ठीक है। तो ठीक उसी तरह फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पे समान तापमान को हमको चेक करके बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। मैंने कहा जी कि आप ना फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन पहले लिख डालो। लिख दिया क्या मैं? ठीक है। अब ऑप्शन तो ऑप्शन आप ना चेक करते जाइए। ठीक है। फ़ारेनहाइट की वैल्यू और ये सेल्सियस की वैल्यू जैसे आप पुट करके देखेंगे तो दोनों तरफ अगर बराबर आ गया तो वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे ऑप्शन ए के हिसाब से मैं बात करूं, फ़ारेनहाइट में 30 दिया हुआ है तो एफ की वैल्यू 30 रखा। ठीक है जी। सेल्सियस में 32 दी हुई तो सी की वैल्यू 32 रखा। तो अब इसको सॉल्व करके देखेंगे तो क्या आएगा? 30 माइनस 32, ये तो हो जाएगा माइनस का 2/9 और ये हो जाएगा 32/5। क्या ये बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ठीक है जी, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। अब हम ऑप्शन बी की तरफ जाके देखते हैं। ऑप्शन बी की तरफ जाके देखते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री दिया हुआ है और सेल्सियस में 0, सेल्सियस में 0। तो आपने कहा जी ये हो जाएगा 32 माइनस 32 डिवाइड में 9 बराबर 0/5। 0/5 का मतलब 0 और 32 माइनस 32 कहेंगे तो भाई साहब ये तो 0 हो जाएगा। तो 0/9 मतलब 0, दोनों तरफ बराबर आ गया क्या? ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं कहता हूं कि भाई साहब कोई तापमान की वैल्यू है सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री, ठीक है, तो भाई फ़ारेनहाइट में मेजर करना है तो कितना होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब ये समान तापमान को बताएगा दोस्तों। जिस तरह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को मेजर करना है सेल्सियस स्केल में तो 100 डिग्री, केल्विन में मेजर करना है तो 373
ठीक है जी, ऐसे। तो ये समान तापमान को बता रहा है, वैसे ये भी समान तापमान को बता रहा है दोस्तों। तो एक चीज आप ध्यान दिए होंगे कि जब भी देखना, देखो मैंने कहा जी केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, 3 तरह की स्केल, और भी बहुत सारे हैं जैसे र्यूमर, रैंकाइन, इस तरह के भी स्केल होते हैं। जैसे जनरली हम लोग ये 3 स्केल के बारे में बात करेंगे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेल्सियस में बात किए तो जैसे कि मैंने कहा जी 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फ़ारेनहाइट में बात किया जैसे कि 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन केल्विन में जैसे मैंने बात किया 25 केल्विन, ऐसा। तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब भी मैं सेल्सियस स्केल में बात करूं, फ़ारेनहाइट स्केल में बात करूं, तो यहां पे डिग्री इस्तेमाल होता है, डिग्री। लेकिन केल्विन में कभी भी हम ऐसे 25 डिग्री केल्विन ऐसा बात नहीं करते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप चेक करके देख लीजिए, जितना भी हमने सवाल सॉल्व किए, जहां जहां केल्विन इस्तेमाल हुआ वहां डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया हमने। समझ पा रहे हैं क्या? क्लियर है? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए एग्जाम में सवाल पूछा जाता है दोस्तों, मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी? आपके दिमाग में इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं कि सर मानव का जो तापमान है वो तो हर एक मानव का अलग अलग होगा, और इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि मौसम कैसा है, वेदर कैसा है, सर्दी का मौसम है कि गर्मी का मौसम है ना, इस सिचुएशन पे भी डिपेंड करेगा। तो मैं बिल्कुल अग्री करता हूं इस बात से। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी का बताइए टेम्परेचर, ऐसा नहीं। किसी पर्टिकुलर मानव का आपको बताना है तापमान, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। और नहीं आपको ऐसा पूछा जाएगा कि भाई साहब सर्दी के मौसम में बताइए किसी मानव का तापमान, नहीं। गर्मी के मौसम में बताइए किसी मानव का तापमान, नहीं, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा सवाल आपको मानव का औसत तापमान, भैया ऑन एवरेज कंडीशन में बताइए मानव का तापमान कितना होता है, मतलब औसत तापमान के बारे में पूछा जाएगा दोस्तों आपको हमेशा, ठीक है जी। मानव शरीर का औसत तापमान फ़ारेनहाइट स्केल में अगर हम बात करें तो लगभग 98.6 डिग्री होता है, लगभग, ठीक है, ऑन एवरेज। अगर हम सेल्सियस स्केल में बात करें तो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का औसत तापमान, ह्यूमन बॉडी का एवरेज टेम्परेचर। तो ये एक अनुमानित मान है, ठीक है, और इसी मान को आपको ध्यान में रखना है और आपको आंसर करना है। जैसे कि मान लो जाए ऑप्शन में दिया हो 36.6 डिग्री सेल्सियस या फिर 36.8 डिग्री सेल्सियस, तो सर क्या हम इसको मानव शरीर का औसत तापमान कहेंगे? हाँ भाई बिल्कुल, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना, समझ पा रहे हैं क्या? तो वैसे ही फ़ारेनहाइट स्केल में भी 98.6 डिग्री की जगह मान लो 98.2 डिग्री है फ़ारेनहाइट स्केल में, तब भी आप बोलेंगे हाँ सर वो औसत तापमान को बताएगा मानव शरीर का, ठीक है। तो ये एक अनुमानित मान है जिसको आपको ध्यान में रखना है। हालांकि यह तापमान व्यक्ति, उम्र, गतिविधि और दिन के समय के अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, मानव मतलब अलग अलग मानव का जो तापमान है वो अलग अलग होगा, अलग अलग सिचुएशन में, दिन के समय, रात के समय, है ना, सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में। आदमी का जो उम्र है, मानव का उम्र है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा, उसकी गतिविधियां कैसे, इस बात पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो कुछ अध्ययनों से ये पता चला है कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान का एक अच्छा अनुमान है। मैंने बताया था एक अनुमानित मान है ये करके, लेकिन यह हमेशा सटीक नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसीलिए तो हम ऑन एवरेज कंडीशन में बात किए ना, औसत तापमान है, तो ये हमेशा सटीक नहीं होगा, लेकिन एक अच्छा अनुमान माना जाता है। जब भी हमको बोला जाए औसत तापमान तो हम फ़ारेनहाइट स्केल में और सेल्सियस स्केल में इसी तरह की बात करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों का सामान्य तापमान, अब देखना, कुछ लोगों का सामान्य तापमान जो होता है फ़ारेनहाइट में 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है। अगर हम सेल्सियस स्केल में बात करें कुछ लोगों का सामान्य ताप तो 36.4 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस।
समझ पा रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने यही बात बताया था यहाँ पे। ठीक, शिशुओं और बच्चों में सामान्य तापमान वयस्कों की तुलना में थोड़ा अधिक हो सकता है ना। तो अलग अलग मानव का तापमान, ठीक है, चाहे वो वयस्क को लेकर है चाहे वो बच्चों को लेकर है ना, वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक अनुमानित आंकड़ा के आधार पे हम बात करें, ठीक है, तो लगभग फ़ारेनहाइट स्केल में जो सामान्य तापमान होगा मानव शरीर का या फिर औसत तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस स्केल में लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो एक सवाल भी पूछा गया है ना, मानव शरीर का औसत तापमान होता है द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इस तरह से आप देख लीजिए, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। तो आपको पता है अगर हम सेल्सियस स्केल में बात करें तो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है सर। अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल में बात करें तो आप बोलेंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ पा रहे हैं क्या? तो आपको यहाँ पे सेल्सियस में दिया हुआ है ऑप्शन में, तो भाई ये 98.4 डिग्री सेल्सियस तो हो नहीं सकता। अगर ये फ़ारेनहाइट में होता तो ये आंसर हो जाता, ठीक है। अब देखिए सेल्सियस में दिया हुआ है 36.9 डिग्री सेल्सियस, ये लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए बात को? ठीक है जी। देखिए दोस्तों, फाइनली हम लोग ऊष्मा के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसको हम हीट के नाम से जानेंगे। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांजिएंट ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो तापमान के अंतर के कारण प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, जो तापमान के अंतर के कारण प्रवाहित होती है दोस्तों, तो ऐसे ऊर्जा का नाम ही तो क्या है? ऊष्मा, जिसको हम हीट के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैंने कहा जी एक गैस बर्नर है, गैस बर्नर के ऊपर वाटर से भरी हुई बर्तन को रखा गया है। तो वाटर से भरी हुई बर्तन, पानी से भरी हुई बर्तन का जो टेम्परेचर होगा वो बहुत कम होगा क्या? किसके तुलना में? गैस बर्नर के तुलना में। क्यों? क्योंकि गैस बर्नर जहां से आग निकलेगी तो आग का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा होगा ना भाई साहब, ठीक है। तो यहां पे ऊर्जा का जो ट्रांसफर होगा, एनर्जी का जो प्रवाह होगा, वो कैसे होगा? गैस बर्नर से बर्तन में, फिर बर्तन से पानी में, जिस वजह से पानी गर्म होगा और एक टेम्परेचर में पहुंचने के बाद, बॉइलिंग टेम्परेचर में पहुंचने के बाद पानी उबलने लगेगा। समझ पा रहे हैं क्या? तो इस ऊर्जा का जो प्रवाह है, ठीक है, जिस वजह से बर्तन में रखे पानी गर्म हो रहा है, इस टाइप की जो ऊर्जा है जिसको हम ऊष्मा कहेंगे, तो इसका जो प्रवाह है वो कैसे हो रहा है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, हाँ कि ना? मैंने कहा जी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, या फिर हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ऐसे ऊष्मा का प्रवाह देखने को मिलेगा, हीट का प्रवाह देखने को मिलेगा, है ना। गैस बर्नर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है और यहीं से ऊर्जा रिलीज हो रहा है जो किसमें पहुंच रहा है? बर्तन में। और बर्तन जैसे ही गर्म होगा तो बर्तन में रखे हुए पानी गर्म होगा, क्योंकि बर्तन उसी ऊर्जा को किसमें ट्रांसफर करेगा? पानी में। और पानी गर्म होगा, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर में पहुंचेगा, 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंचेगा, तो भाई पानी उबलने लग जाएगा। तो इस तरह से हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट का ट्रांसफर आपको हमेशा देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा जी हीट इज अ मेजर ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ बॉडी। ऊष्मा एक पदार्थ के परमाणुओं या अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा का एक माप है। बिल्कुल सही बात। मैंने कहा जी जैसे ये पानी हीट होगा, मतलब गर्म होगा, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर में पहुंचने के बाद उबलने लगेगा, तो इसका मतलब पानी में बहुत सारे परमाणु और अणुओं के कण होंगे, एटम्स मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। वो भी एनर्जी प्राप्त कर लेगा। कैसे? क्योंकि पानी का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है ना, तो उसमें मौजूद जो पार्टिकल्स है वो गति में आएंगे। तो गति में कब आएंगे? जब उसको एनर्जी मिला होगा, ठीक है जी। तो भाई गति में मौजूद कोई भी पदार्थ की जो
एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो जितना ज्यादा वो हीट होते जाएगा, गर्म होते जाएगा या फिर उसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। क्या परम शून्य ताप जब मैं पढ़ाया वहां भी यही बताया था मैं, ठीक है। तो ऊष्मा को हम मापेंगे कैसे, पदार्थ के परमाणु या अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा से, ठीक है। जितना ज्यादा गतिज ऊर्जा होगा उतना ज्यादा उसकी ऊष्मा होगी, उतना ज्यादा वो गर्म होगा, उतना ज्यादा उसका टेम्परेचर होगा। समझे क्या बात, ठीक है। हीट इज मेजर्ड इन जूल और कैलोरी, ठीक है। जैसे कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसके लिए मात्रक की आवश्यकता पड़ती है, यूनिट की आवश्यकता पड़ती है। तो हीट का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जूल होता है। हीट का एसआई मात्रक कहेंगे तो जूल, और हीट का अगर मैं सीजीएस मात्रक कहूं, सीजीएस मात्रक, ठीक है, तो ये कैलोरी होगा। और अगर मैं जूल और कैलोरी दोनों में रिलेशन बात करूं तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में, डिफरेंट एग्जाम में, एसएससी, रेलवे, व्यापम, इस तरह के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको यह सवाल मिलेगा कि 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होंगे, तो 4.18 जूल, ठीक है जी, बढ़िया। देखिए दोस्तों, आप कहेंगे सर 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, ये एक रिलेशन है, हम इसको याद कर लेंगे सर क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। लेकिन हमारी चाहत है कि 1 कैलोरी को हम डिफाइन करें, तो कैसे डिफाइन करेंगे, हमारी चाहत है कि हम 1 कैलोरी को परिभाषित करें, तो कैसे परिभाषित कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है कि 1 कैलोरी का डेफिनेशन, तो ये डेफिनेशन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आना चाहिए, पूरा ध्यान स्क्रीन में होना चाहिए आपका। तो 1 कैलोरी को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर पाएंगे दोस्तों, the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius is called 1 कैलोरी। हमने कहा जी 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी कहलाता है। मैंने कहा जी 1 केजी मतलब 1 किलोग्राम, अगर वाटर की बात कर रहा हूं तो क्या मैं इसको ग्राम में ऐसा बोल सकता हूं, 1000 ग्राम वाटर बोल सकता हूं कि नहीं। तो मैंने कहा जी 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी कही जाएगी, ठीक है। तो मैंने कहा जी 1000 ग्राम पानी का तापमान मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितना होगा, 1 ग्राम पानी के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी, तो 1000 ग्राम पानी के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1000 कैलोरी होगा। क्या आ रही बात समझ में। तो 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी, तो अगर मैं कहूं 1 किलोग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1000 कैलोरी होगा। क्या, क्योंकि 1 किलोग्राम पानी, ऐसा मैं बोल रहा हूं तो ये किसके बराबर होगा भाई साहब, 1000 ग्राम पानी का, ठीक है जी। तो 1000 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1000 कैलोरी होगा। क्लियर है। अब ये सवाल डायरेक्ट ऐसे एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, 1 किलोग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितना कहलाता है, तो आप बोलेंगे 1000। क्या बोलेंगे जी, यहां पे क्या लिखेंगे आप, 1000 कैलोरीज। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। अगर यहीं पे किलोग्राम की जगह ग्राम होता तो ये फिर 1 कैलोरी के डेफिनेशन में आ जाता है ना। 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी। तो भाई साहब 1000 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1000 कैलोरी, क्योंकि 1 किलोग्राम, मैं फिर से लिख रहा हूं यहां पे, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, तो 1000 ग्राम। याद हो गया, ये हो गया ना याद बेहतरीन तरीके से, ठीक है। देखिए दोस्तों, बेसिक्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर का मतलब ऊष्मा का संचरण या फिर ऊष्मा का स्थानांतरण या फिर ऊष्मा का प्रवाह। तो ऊष्मा संचरण या ऊष्मा स्थानांतरण या फिर ऊष्मा प्रवाह की कुछ मूल बातें, कुछ बेसिक बातें, ठीक है, बेसिक्स ऑफ हीट ट्रांसफर।
इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं। वैसे तो हम कुछ बेसिक बातें तो समझ भी चुके हैं, कुछ और पॉइंट ऐड ऑन करते चलेंगे, कुछ और भी नए एग्जाम्पल के थ्रू हम बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे बेसिक्स ऑफ हीट ट्रांसफर को। तो हमने कहा जी ऊष्मा संचरण मतलब हीट ट्रांसफर, ये किसका वर्णन करता है? तो ऊष्मा संचरण तापमान के अंतर के कारण ऊष्मा के प्रवाह का वर्णन करता है दोस्तों। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, ठीक, हमने डेफिनेशन में देखा था, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, तापमान में अंतर के कारण एक ऊर्जा का प्रवाह होता है और उसी ऊर्जा का नाम क्या है? ऊष्मा। तो भाई साहब अगर सवाल पूछा जाए कि तापमान में अंतर के कारण जो ऊर्जा प्रवाहित होती है जिसको आप ऊष्मा कह रहे हो, वो किस टाइप का ऊर्जा है, उस ऊर्जा का नाम क्या है? तो आप बोलेंगे तापीय ऊर्जा। क्यों सर? क्योंकि तापमान में अंतर के कारण जो ऊर्जा प्रवाहित हुई है उसको आप ऊष्मा बोल रहे हो, तो ये किस टाइप का ऊर्जा होगा? तापमान में अंतर के कारण तापीय ऊर्जा, जिसको हम थर्मल एनर्जी बोलेंगे भाई साहब। तो ऊष्मा संचरण या फिर हीट ट्रांसफर तापमान में अंतर के कारण तापीय ऊर्जा के प्रवाह का वर्णन करता है, ऊष्मा के प्रवाह का वर्णन करता है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके मम्मी ने आपके लिए गर्मा गर्म मैगी बना के दिए, है ना। गर्मा गर्म जब मैगी बना के आपके सामने लाए होंगे तो ये बहुत ज्यादा गर्म रहा होगा, हॉट रहा होगा, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहा होगा, ठीक है। लेकिन मैंने कहा जी अगले 5 मिनट तक आप इस मैगी को मत खाओ, तो ये ठंडा हो जाएगा क्या? बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो भाई साहब स्टार्टिंग में, शुरू में जब आपकी मम्मी ने गर्मा गर्म मैगी आपको ला कर दिए होंगे तो ये बहुत ज्यादा गर्म था, मतलब इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी था। अभी अगले 5 मिनट बाद ठंडा क्यों हो गया? क्योंकि वो एनर्जी ट्रांसफर हो गया होगा, स्थानांतरित हो गया होगा। किसके पास स्थानांतरित हो गया होगा? लोअर टेम्परेचर बॉडी के पास। और लोअर टेम्परेचर बॉडी क्या होगा? ये वायुमंडल होगा, क्या है ना। ये गर्मा गर्म मैगी के चारों ओर वायुमंडल है, तो वायुमंडल का टेम्परेचर कम है, गर्मा गर्म मैगी का टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा। तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट का फ्लो होता है, प्रवाह होता है, ट्रांसफर होता है, हाँ कि ना? बढ़िया। तो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु तक तब तक ऊष्मा प्रवाह होती है जब तक उन दोनों वस्तुओं का तापमान समान हो जाए। समझ पा रहे हैं? तो एक टाइम बाद, मतलब अगले 5 मिनट या 10 मिनट बाद देखेंगे तो वायुमंडल का तापमान और ये मैगी का तापमान बिल्कुल समान हो जाएगा। तभी तो आपको वायुमंडल का तापमान जैसा है वैसे ही आपको फील होगा मैगी का तापमान, बिल्कुल ठंडा। समझ पा रहे हैं क्या? तो इस तरह से ये कुछ बेसिक बातें हैं हीट ट्रांसफर को लेकर, ऊष्मा संचरण या ऊष्मा स्थानांतरण या ऊष्मा प्रवाह को लेकर, ठीक है। अब हमने कहा जी हीट का जो ट्रांसफर होता है वो कितने तरीके से हो सकता है, ऊष्मा का जो प्रवाह होगा वो कितने तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो फिजिक्स की भाषा में अगर हम कहें तो भाई ये 3 तरीके होंगे। हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब चालन, चालन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। दूसरा तरीका हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन, कन्वेक्शन का मतलब संवहन, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण, ठीक है। तीसरा हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब विकिरण, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। तो इस तरह से मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर कहेंगे तो भाई साहब कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, चालन, संवहन, विकिरण, जिस तरीके से ऊष्मा का संचार होगा, ठीक है, स्थानांतरण होगा हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी में। हमेशा ऊष्मा का प्रवाह, हीट का फ्लो हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी में प्रवाह होगा, ट्रांसफर होगा। तो ये तीनों तरीके ये इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। फिर से आप देखेंगे यहां पे एक गैस चूल्हा है मान के चलिए, ठीक है, या फिर गैस बर्नर मान लीजिए, और पानी से भरा हुआ ये बर्तन है, ये बिल्कुल गर्म हो रहा है गैस बर्नर के माध्यम से। तो आपको यहाँ पे ना कंडक्शन भी दिखेगा, कन्वेक्शन भी दिखेगा, रेडिएशन भी दिखेगा। तो इसको कैसे समझें, ठीक है, कि कंडक्शन कहां पे होगा, कन्वेक्शन कहां पे होगा, रेडिएशन कहां पे होगा। तो हम इसको डिटेलिंग में 1 बाय 1 समझने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। पहले हम कंडक्शन को समझेंगे, फिर कन्वेक्शन को समझेंगे, फिर रेडिएशन को समझेंगे, ओके।
देखिए दोस्तों, सबसे पहला मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हम देखने वाले हैं कंडक्शन। हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, चालन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। मैंने कहा जी कंडक्शन का मतलब, कंडक्शन इज द मूवमेंट ऑफ हीट थ्रू अ सब्सटेंस बाय द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब अणुओं के टकराव। चालन में अणुओं के टकराव के कारण पदार्थ से ऊष्मा का संचरण होता है। मैंने कहा जी सब्सटेंस जिसको पदार्थ कहते हैं, तो पदार्थ का मतलब क्या हुआ? मैंने कहा कि आप अपने सराउंड में चारों तरफ ऐसे घूम कर देखेंगे, आपको जो जो चीजें दिखाई देगी ना, वो सभी पदार्थ है। समझे क्या? ठीक, एनीथिंग सराउंड ऑफ यू, आपके चारों तरफ जो भी दिखेंगे वो सब पदार्थ है। कुछ ठोस के रूप में दिखेंगे, कुछ लिक्विड के रूप में दिखेंगे, कुछ गैस के रूप में दिखेंगे। तो चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण देखना है आपको, तो हमेशा ध्यान में रखना, ठोस पदार्थ से ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है ना, उसी को हम कहते हैं चालन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। और वो किस तरीके से होगा? तो भाई साहब, हर एक पदार्थ बहुत सारे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम परमाणु अणु कहते हैं। तो उस ठोस पदार्थ में मौजूद परमाणु या अणुओं के टकराव के कारण उस पदार्थ से ऊष्मा प्रवाह होगा। तो वैसे हीट ट्रांसफर को हम क्या बोलेंगे? कंडक्शन द्वारा हीट का ट्रांसफर हुआ है, चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण हुआ है। अब देखिए, मैंने कहा जी मेरे सराउंड में मैं एक ठोस पदार्थ पाया, रॉड, जैसे यहां पे इस तरह से मैंने पकड़ के रखा हुआ है। मेरी चाहत है कि इस रॉड को गर्म करूं, मतलब इसको हीट देना पड़ेगा, है ना? गर्म करना है तो हीट देना पड़ेगा, और हीट देने के लिए मेरे पास यहां पे है फ्लेम। अब ये फ्लेम को मैं किधर रखा हूं? इस रॉड का एक सिरा को मैं ऐसे पकड़ा हूं, ठीक है, और दूसरे सिरे के पास इस फ्लेम को रखा हूं, ठीक है, जहां पे आग है ना, फ्लेम में क्या दिखेंगे? आग दिखेंगे। तो इस फ्लेम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, इस रॉड के कंपेयर में रॉड का टेम्परेचर बहुत कम होगा, ठीक है। तो इस रॉड का कौन सा हिस्सा पहले गर्म होगा? एकदम लॉजिक सी बात। आप बोलेंगे सर जिस साइड फ्लेम रखा हुआ है, तो मैंने कहा जी जो रॉड है ये एक ठोस पदार्थ है, सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है। तो हर एक पदार्थ बहुत सारे कणों से मिलकर बने होते हैं दोस्तों, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम परमाणु के कण, अणुओं के कण कहते हैं, ठीक है। अगर ये कणों की स्थिति देखें तो भाई सॉलिड की स्थिति में बहुत पास पास होंगे, लिक्विड की स्थिति में थोड़ा दूर होंगे, और गैस की स्थिति में तो और बहुत ज्यादा दूर होंगे, ठीक है, बढ़िया। तो मैंने कहा कि जब ये रॉड गर्म होंगे तो रॉड का वो वाले सिरा पहले गर्म होंगे भाई साहब, जिस साइड ये फ्लेम रखा हुआ है, तो ये वाला हिस्सा पहले गर्म होगा क्या, ठीक है। फिर धीरे धीरे है ना, दूसरे हिस्से गर्म होना चालू होंगे, और फाइनली पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा, क्या रॉड हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? हीट का ट्रांसफर हुआ होगा। और ये हीट का ट्रांसफर कैसे हुआ है? इन कणों का, इन अणुओं का आपस में टकराव के कारण। और ये टकराव कैसे हुआ होगा? टकराव कैसे हुआ होगा? उसको एनर्जी मिला होगा। अरे इन परमाणु अणुओं के जो कण है, इसको एनर्जी मिला होगा। कहां से मिलेगा एनर्जी? तो भाई ये हायर टेम्परेचर बॉडी से। मान लो ये लोअर वाले जो कण हैं ये पहले गर्म हुआ, तो इसके कांटेक्ट में और भी कण हैं, वो भी गर्म होंगे, और गर्म होंगे मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब वो गति वाली स्थिति में आना चाहेगा, ठीक है, जिस वजह से जो उसके संपर्क में जो और भी कण है ना, उसके साथ वो टकराएगा। तो ये वाला कण इससे टकराया, फिर ये इससे टकराया, फिर ये इससे टकराया, इस तरह से ऐसे ये टकराते जाएगा, मतलब गर्म वाले कण ठंडे वाले कण से टकराते जाएंगे, गर्म वाले अणु ठंडे वाले अणु से ऐसे टकराते जाएंगे। तो टकराने की वजह से ये हीट का ट्रांसफर होगा, जिस वजह से ये पूरा रॉड एक टाइम के बाद गर्म हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह के हीट के ट्रांसफर को हम बोलेंगे कि भाई साहब ये हीट का ट्रांसफर किस तरीके से हुआ है? कंडक्शन के तरीके से हुआ है भाई साहब। तो चालन में, कंडक्शन में अणुओं के टकराव के कारण से पदार्थ से ऊष्मा का संचरण होता है। साथ के साथ चालन मतलब कंडक्शन ये तब होता है जब विभिन्न तापमान पर दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में होती है। समझ पा रहे हैं क्या? मतलब कंडक्शन के थ्रू आपको हीट का ट्रांसफर कराना है,
हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी में, तो भाई साहब वो दोनों बॉडी का कांटेक्ट होना जरूरी है। यहां पे आप देख सकते हैं हायर टेम्परेचर बॉडी फ्लेम है और लोअर टेम्परेचर बॉडी हमारा रॉड था। तो भाई साहब फ्लेम का रॉड के साथ कांटेक्ट है कि नहीं बताइए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कंडक्शन हमेशा ठोस पदार्थ में देखने को मिलेगा। अरे कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर हमेशा ठोस पदार्थ से देखने को मिलेगा, सॉलिड सब्सटेंस से देखने को मिलेगा। और साथ के साथ जब विभिन्न तापमान पर दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में होती है तभी। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, देखिए दोस्तों अगला मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है हमारा कन्वेक्शन। हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। मैंने कहा जी कन्वेक्शन कैन ऑकर ओनली इन फ्लूइड्स बट नॉट इन सॉलिड। संवहन केवल तरल पदार्थों में हो सकता है, ठोस पदार्थों में नहीं। फ्लूइड्स का मतलब तरल पदार्थ, या तो लिक्विड के फॉर्म में होगा, लिक्विड मतलब जैसे पानी वाटर, या तो गैसियस फॉर्म में होगा, गैस के फॉर्म में होगा। तो भाई साहब तरल पदार्थ बोलने से एकदम दिमाग में क्लिक होना चाहिए, या तो लिक्विड की बात हो रहा होगा या तो गैस। ठीक है, तो लिक्विड के भीतर अगर हीट का ट्रांसफर हुआ या फिर गैस के भीतर हीट का ट्रांसफर हुआ, मतलब ये किस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में आएगा? तो आप कहेंगे संवहन, कन्वेक्शन। ठीक है जी, अगर मैं कहता हूं कि एक सॉलिड के भीतर हीट का ट्रांसफर होना, जैसे कि मैंने एक रॉड लिया था, दूसरे सिरे में ऐसे फ्लेम लगाया हुआ था, तो ये वाले हिस्सा को गर्म किया था रॉड का, फिर धीरे धीरे है ना अणुओं के टकराव के कारण, परमाणु अणुओं के टकराव के कारण ये हीट ऐसे मतलब हीट एनर्जी ऐसे गति करते गया पूरा रॉड गर्म हो गया था। तो ये सॉलिड है, रॉड मतलब सॉलिड, तो सॉलिड के भीतर जो हीट का ट्रांसफर हुआ था ये है कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, चालन की वजह से। तो चालन हमेशा ठोस पदार्थों में होगा, जबकि संवहन की बात करेंगे तो ये केवल तरल पदार्थों में होगा। एक डिफरेंस समझ में आया होगा चालन और संवहन में। ठीक है जी, अब देखिए संवहन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो संवहन एक तरल पदार्थ के भीतर, या तो लिक्विड के भीतर या तो गैस के भीतर, धाराओं के द्वारा ऊष्मा का संचरण है, ऊष्मा का स्थानांतरण है। धारा यहां पे इसका मतलब क्या समझे? द्रव्यमान स्थानांतरण। और द्रव्यमान स्थानांतरण कैसे होगा? जैसे कि यहां पे मैं समझाता हूं, ध्यान पूर्वक समझिएगा। मैंने कहा कि भाई साहब पानी से भरा बर्तन है, ठीक है, और यहां पे गैस बर्नर है। तो गैस बर्नर को जब आप ऑन करेंगे तो भाई ये पानी से भरा हुआ बर्तन गर्म होगा पहले, उसके बाद उसके अंदर भरे हुए लिक्विड या फिर जो पानी है वो गर्म होगा। तो ये गर्म कैसे होगा लिक्विड या फिर जो पानी है, इसके प्रोसेस को समझना इंपॉर्टेंट है, तभी आपको समझ में आएगा कि संवहन एक तरल पदार्थ के भीतर धाराओं के द्वारा ऊष्मा का संचरण है। ये बात समझ में आएगा आपको। ठीक है जी, तो देखिए ये जो धाराओं बोल रहे हैं ना, तो धाराओं का मतलब क्या होगा? करंट। एक करंट का निर्माण होगा, और करंट का मतलब यहाँ पे है मास ट्रांसफर। कन्वेक्शन इज हीट ट्रांसफर बाय द मूवमेंट ऑफ करंट या फिर मूवमेंट ऑफ मास ट्रांसफर विद इन अ फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर मास का ट्रांसफर होगा। ठीक है, मतलब फ्लूइड जो कि बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बने होंगे, ये जो लिक्विड है पानी है बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बने होंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे, तो वो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होगा, मास ट्रांसफर। कैसे सर? वार्म मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे, कूल मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे गर्म होने के दौरान। ठीक है, अब ये प्रोसेस को समझिए। सबसे पहले गर्म कौन होगा? बर्तन होगा ना? हाँ सर, तो बर्तन का कौन सा हिस्सा पहले गर्म होगा? तो बर्तन का कौन सा हिस्सा पहले गर्म होगा? तो आप बोलेंगे बर्तन का निचला वाला हिस्सा। लेकिन निचला हिस्सा में भी, निचला हिस्सा का वो हिस्सा पहले गर्म होगा जो फ्लेम के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। समझ पा रहे हैं? मतलब ये वाला हिस्सा पहले गर्म होगा क्या? और ये जो बर्तन है ये तो ठोस है, सॉलिड है। जैसे मैं एक रॉड वाला एग्जांपल लिया था, ये सॉलिड के भीतर ट्रांसफर हुआ था हीट, ऊर्जा ट्रांसफर हुआ था नहीं? इधर से हीट मिला, फिर इसमें मौजूद अणुओं के कण, ठीक है, टकराव के कारण ऊर्जा का ट्रांसफर किया धीरे से, फिर ये पूरा का पूरा जो रॉड है वो गर्म हो गया। ठीक है, तो आप समझिए ये पूरा का पूरा रॉड क्या है? ये बर्तन का निचला हिस्सा है।
ठीक है जी। तो निचले हिस्से का ये वाला हिस्सा जो कि फ्लेम के डायरेक्ट कांटेक्ट में, ये पहले गर्म होगा। अब जैसे ही ये वाला हिस्सा गर्म होगा तो भाई ये अणु परमाणु के कण जो इस निचले वाले हिस्से में मौजूद है, किसके निचले वाले हिस्सा, बर्तन के निचले वाले हिस्से में मौजूद अणु परमाणु के कण, ठीक है, आपस में से टकराएंगे, गर्म कण के साथ ठंडे कण टकराएंगे, फिर गर्म कण के साथ ठंडे कण, तो ये पूरा का पूरा निचला हिस्सा गर्म हो जाएगा। तो ये किस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर से हुआ, कंडक्शन, क्योंकि ये सॉलिड है, ठीक है। तो भाई साहब बर्तन के निचला हिस्सा पहले गर्म होगा गैस बर्नर के द्वारा, तो ये हो गया कंडक्शन के द्वारा, चालन के द्वारा गर्म हुआ बर्तन का निचला हिस्सा। अब देखिए, अब लिक्विड गर्म होगा तो पूरा का पूरा लिक्विड एक साथ गर्म हो जाएगा क्या, नहीं, लिक्विड भी बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे। तो लिक्विड के वो मॉलिक्यूल्स पहले गर्म होंगे जो बर्तन के निचले हिस्से के कांटेक्ट में हैं, क्योंकि निचला हिस्सा गर्म हो चुका है। अब ये बर्तन का निचला हिस्सा गर्म होने की वजह से, है ना, लिक्विड के वो कण जो निचले हिस्से से कांटेक्ट में लगा हुआ है उसको एनर्जी मिलेगा, है ना, लिक्विड के सबसे निचले वाले जो कण है उसको एनर्जी मिलेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गति में आना चाहेगा, क्योंकि ये गर्म कण, लिक्विड के गर्म कण जो सबसे निचले हिस्से में मौजूद है, ये अपने आप को हल्का फील करेगा और ये मूवमेंट करेगा, ऊपर जाएगा, समझ पा रहे हैं। और ऊपर में मौजूद जो ठंडे कण हैं, कूल मॉलिक्यूल्स है, ये गर्म वाले कण की जगह ले लेंगे। तो इस तरह से, है ना, ठंडे वाले कण गर्म वाले कण का जगह लेगा और गर्म वाले कण ठंडे वाले कण का जगह लेगा, इस तरह से। तो लिक्विड के भीतर, है ना, धाराओं के द्वारा ऊष्मा का क्या हो रहा है, संचरण हो रहा है, क्या हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो एक टाइम बाद आप देखेंगे कि पूरा का पूरा लिक्विड के कण गर्म हो जाएंगे, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है वो गर्म हो जाएंगे, और एक टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर में पहुंचने के बाद लिक्विड उबलने लग जाएगा। तो इस लिक्विड के भीतर जो हीट ट्रांसफर हो रहा है करंट के द्वारा, मास ट्रांसफर के द्वारा, भाई लिक्विड के जो कण है, पार्टिकल है, उसके मॉलिक्यूल्स है, उसका भी तो कुछ ना कुछ मास होगा, द्रव्यमान होगा। तो ये ट्रांसफर हो रहा है ना, गर्म वाले कण ऊपर जा रहा है, ठंडे वाले कण नीचे आ रहा है, तो मास का ट्रांसफर मतलब करंट, ठीक है, मूवमेंट ऑफ करंट, इस वजह से हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम बोलेंगे कन्वेक्शन, जो कि हमेशा लिक्विड या गैस के भीतर होगा, तरल पदार्थों में हो सकता है, जिसको हम बोलेंगे संवहन या कन्वेक्शन। ये ठोस पदार्थ में नहीं होगा, और ठोस पदार्थ यहाँ पे क्या है, बर्तन है। तो बर्तन के निचले हिस्सा जब गर्म हुआ फ्लेम के कांटेक्ट में आकर, तो निचले हिस्सा बर्तन का भाई ठोस है, तो ठोस में जो हीट का ट्रांसफर हुआ ये चालन द्वारा होगा, क्योंकि चालन हमेशा ठोस पदार्थ में देखने को मिलता है। तो संवहन के दौरान आपने यहाँ पे ये बात फील किया क्या, कि द्रव के गर्म कण बहने लगते हैं, ऊपर जाते हैं, और ऊपर के जो ठंडे कण है वो गर्म कण के जगह ले लेते हैं, समझ पाए। तो चालन और संवहन बेहतरीन अंदाज में आप समझ पाए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों। अगला है हमारा रेडिएशन, ठीक है। देखिए दोस्तों, हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन, रेडिएशन ये हमारा लास्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है, जिसको हम विकिरण के नाम से जानेंगे। तो विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण, विकिरण इसके नाम से स्पष्ट है दोस्तों, किरण के माध्यम से, है ना, किरण के जरिए हीट का ट्रांसफर होना, यही क्या कहलाएगा, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण, हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। जैसे कि हम ठंड के दिनों में, देखना, ठंड के दिनों में जैसे कि हम आग का सेकाई करते हैं, अपने आप को आग से सेकाई करते हैं, तो आग एक हीट सोर्स है ना, उसके पास बहुत ज्यादा हीट एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, ठीक है, तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो किरण के माध्यम से हमारे तक ऐसे पहुंचता है क्या, जैसे हम अपने आप को आग से सेकने के लिए ऐसे खड़े होते हैं ना, जैसे गांव वगैरह में ज्यादातर देखने को मिलता है। तो भाई साहब आग है ना, उसके पास थर्मल एनर्जी वो रिलीज करेगा और किरण के माध्यम से हमारे तक पहुंचेगा दोस्तों, इस तरह से, ठीक है। तो वो आग हीट सोर्स का काम करेगा, ऊष्मा स्रोत का, और हम तक पहुंच रहा है तो हम एक और कोई वस्तु है ना, जो उस हीट एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं, ठीक। तो यहां पे आग और ये वस्तु
क्या दोनों के बीच संपर्क जरूरी नहीं है भाई? बिना संपर्क का हीट का ट्रांसफर हो जा रहा है। तो रेडिएशन एक ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है भाई साहब जहां पे संपर्क की जरूरत नहीं है। हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी में हीट का ट्रांसफर होना है तो वहां पे दोनों बॉडी का आपस में संपर्क होना जरूरी नहीं है। जैसे मैंने कहा जी, ये सूरज, ये एक हीट सोर्स का काम करेगा, हाँ कि ना? और हीट सोर्स का काम करेगा मतलब इसके पास बहुत ज्यादा थर्मल एनर्जी होगा, तापी ऊर्जा होगा। तो भाई सूर्य से ऐसी किरणें निकलती है क्या? हाँ सर, ठीक है। तो सूर्य की जो ये किरणें हैं, है ना, ये एनर्जी लेकर पृथ्वी में पहुंचेंगे और ये कौन सा एनर्जी होगा? तापी ऊर्जा, थर्मल एनर्जी। तो सवाल पूछा जाता है सूर्य की जो ऊर्जा है पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? एक किरण के माध्यम से। तो ऐसे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम क्या बोलेंगे? रेडिएशन। समझ गए? तो इधर अब समझाने की जरूरत ही नहीं है, जो लिखा हुआ है समझ लो आप। रेडिएशन इज अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिलाई or that does not depend upon any contact between the heat source and the heated object। heated object मतलब जिसको हीट एनर्जी मिलना है। जैसे कि हम आग से सेकाई करते हैं अपने आप को, तो हमको हीट एनर्जी चाहिए, तो हम हीटेड ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। और सोर्स क्या हो जाएगा? वो आग, जहां से किरणें निकलेगी और वो हीट एनर्जी हम तक पहुंचेगी, ठीक है, जिससे आप गर्म फील करते हैं। तो विकिरण ऊष्मा संचरण की एक विधि है जो ऊष्मा स्रोत और वस्तु के बीच किसी भी संपर्क पर निर्भर नहीं करती। साथ के साथ ऊष्मीय विकिरण द्वारा निर्वात में ऊष्मा का संचरण किया जा सकता है। दोस्तों, निर्वात मतलब जहां पे कोई माध्यम नहीं होता है, बिल्कुल खाली, यहां तक कि हवा भी नहीं होगा, ठीक है। तो बिना माध्यम का ऊष्मा विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचार किया जा सकता है। दोस्तों, हीट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू एम्प्टी, बिल्कुल खाली, एम्प्टी स्पेस बाय थर्मल रेडिएशन। समझ पाए? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल और दे सकते हैं रेडिएशन का। तो हमारा तीनों मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुका है। तो हम लोग एक एक सवाल कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने कहा ऊष्मा ठोस पदार्थों में केवल किसके माध्यम से प्रवाहित होती है? चालन, संवहन, विकिरण, या प्रवाहित नहीं होती है? तो भाई ठोस पदार्थों में ऊष्मा का जो संचरण होता है तो ये किस विधि के द्वारा होता है? किस मेथड के द्वारा होता है? चालन। ठीक है जी। अच्छा, अगला शब्द, तरल और गैसी पदार्थों में ताप स्थानांतरण अनिवार्य रूप से किस कारणवश होता है? तो तरल, गैसी, ऐसा बोल रहा है मतलब फ्लूइड्स की बात कर रहा है क्या? तो तरल पदार्थ में ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है, हीट का जो ट्रांसफर होता है, वो किस विधि द्वारा होता है? संवहन। समझ गए? कन्वेक्शन कहेंगे। क्लियर? अच्छा, एक और सवाल, सूर्य की ऊष्मा या फिर सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? तो अभी तो बताया था मैं, विकिरण द्वारा, जिसको हम कहेंगे रेडिएशन। ठीक है। तो वंस अगेन मैं एक बार रिपीट करता हूं आपके लिए, कंडक्शन जिसको हम कहेंगे चालन। तो चालन हीट ट्रांसफर की एक ऐसी विधि है, मेथड है, ठीक है, जो ठोस पदार्थों में देखने को मिलेगा और संपर्क का होना जरूरी होता है। ठीक, मैंने कहा जी संवहन जिसको हम कहेंगे कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर की एक ऐसा विधि है, मेथड है, जो हमेशा तरल पदार्थों में देखने को मिलेगा, या तो लिक्विड के भीतर या तो गैस के भीतर। अगर हम कहें विकिरण जिसको रेडिएशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो रेडिएशन एक ऐसा हीट ट्रांसफर का मेथड है, विधि है ना। और हीट ट्रांसफर के लिए ऐसे विधि में है ना, कोई भी आपको माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। निर्वात में भी हीट का ट्रांसफर हो सकता है, एम्प्टी स्पेस में भी हीट का ट्रांसफर हो सकता है, और साथ के साथ कोई संपर्क भी आवश्यकता नहीं पड़ती है विकिरण विधि में। समझ गए? रेडिएशन हीट ट्रांसफर में। क्लियर? चलिए, एक सवाल है दोस्तों, ऊष्मा को किसके द्वारा मापा जाता है? हीट इज मेजर्ड बाय थर्मामीटर, कैलोरीमीटर, पायरोमीटर, ताप युग्म। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे हम थर्मामीटर की बात करें, चाहे हम पायरोमीटर की बात करें, चाहे हम थर्मोकपल या फिर ताप युग्म की बात करें, ये सब टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है। टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है। समझ पा रहे हैं क्या? लेकिन जब हम बात करते हैं कैलोरीमीटर, तो कैलोरीमीटर
ये है ऊष्मा को मेजर करने का डिवाइस, हीट को मेजर करने का डिवाइस है दोस्तों, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए सर, तो ये थर्मामीटर, पैरोमीटर और ये जो थर्मोकपल है, सभी का इस्तेमाल हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए करते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। ठीक है, तो ज्यादातर ना आपको सवाल जैसे कि पैरोमीटर को लेकर पूछे जाते हैं, थर्मामीटर तो आप जानते ही हो यार, नॉर्मल थर्मामीटर जो डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पैरोमीटर और ये थर्मोकपल के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको। पैरोमीटर का इस्तेमाल, ठीक है, उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है, जैसे कि खासकर भट्टियों, ठीक है, भट्टियों में आप देखेंगे फर्नेस में, है ना, वहां पे जो तापमान होता है बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, तो खासकर भट्टियों में पाए जाने वाले तापमान को मापना है आपको, तो आप पैरोमीटर का इस्तेमाल करेंगे उच्च तापमान को मापने के लिए। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ बातें हैं जिसको आप रीड कर सकते हैं। यह उस वस्तु से निकलने वाली विकिरण को मापकर काम करता है जिसका तापमान मापा जाना है। पैरोमीटर, पायरो ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है आग, और मीटर से मिलकर बना हुआ है जिसका अर्थ है मापना। ठीक है, तो आप बोलेंगे आग को मापना, तो आग मतलब उच्च तापमान, समझ गए, हाई टेम्परेचर को मेजर करना है तो पैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ताप युग्म जिसको हम थर्मोकपल बोलेंगे, तो ताप युग्म एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा डिवाइस है जो तापमान मापने के लिए उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, यह दो अलग अलग धातुओं के सिरों को जोड़कर बनाया जाता है थर्मोकपल को, और जब इन सिरों के बीच तापमान का अंतर होता है तो एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है जिसका उपयोग तापमान को मापने के लिए किया जाता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन बेसिस बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं वे ऐसे पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है क्या? चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को लेकर हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, जिसको हम हिंदी में कहेंगे रेखी प्रसार गुणांक। ठीक, मैंने कहा जी तापमान परिवर्तन के कारण धातु की छड़ की लंबाई में परिवर्तन देखने को मिलेगा, और इसके लिए हम एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो भाई साहब, धातु की छड़ की लंबाई में परिवर्तन, डेल एल, डेल का मतलब परिवर्तन को बताता है और एल मतलब लंबाई, तो लंबाई में जो परिवर्तन होगा इसको बताया जाएगा डेल एल बराबर अल्फा एल नॉट डेल टी। ठीक है, अब ये अल्फा एल नॉट डेल टी क्या है? तो भाई साहब, तापमान में परिवर्तन करने से धातु की छड़ की लंबाई में परिवर्तन, तो धातु की छड़ की लंबाई में परिवर्तन डेल एल है। अच्छा, अल्फा क्या है सर? यही तो है रेखी प्रसार गुणांक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एल नॉट क्या होगा? देखो, एल नॉट बोल रहा हूं मतलब ये ओ है, तो ओ फॉर ओरिजिनल, ओरिजिनल लेंथ को बताएगा, मूल लंबाई को बताएगा। ठीक है, अच्छा, मैंने कहा जी डेल टी यही तो है तापमान में परिवर्तन, टेम्परेचर में चेंज। तो अब इसको यहां पे थोड़ा समझते हैं हम लोग। मैंने कहा कि ये एक रॉड है, ठीक है, रॉड का ओरिजिनल लेंथ, रॉड का ओरिजिनल लेंथ ये एल नॉट, समझ गया क्या बात? अब रॉड का जो टेम्परेचर था ये T1 था प्रारंभिक रूप से। अब इसके टेम्परेचर को मैं बढ़ा रहा हूं फ्लेम से गर्म करके, यहां पे फ्लेम है देखो, अब इसको मैं हीट दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं सर? हीट दे रहा हूं, मतलब गर्म कर रहा हूं इस रॉड को, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं क्या? और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये रॉड फैलने लगेगा क्या, और फैलने के कारण इसकी लंबाई में परिवर्तन देखने को मिलेगा, जैसे इस साइड और इस साइड, दोनों साइड आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा रॉड की लंबाई में जी। तो रॉड की लंबाई ओरिजिनली एल नॉट है, और जो परिवर्तन हुआ है, जो भी परिवर्तन, ये वाला परिवर्तन हुआ है, ये वाला परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है? तो ये जो रॉड की लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है इसको मैं बोल रहा हूं डेल एल। समझ गए? तो तापमान T1 से T2, अगर रॉड का जो तापमान है इसको T1 से T2 कर दिया जाए, मतलब उसके तापमान को बढ़ा दिया जाए, तापमान में परिवर्तन ला दिया जाए, तो रॉड की लंबाई में परिवर्तन होगा, इसको मैं बोल रहा हूं डेल एल। तो तापमान में परिवर्तन के बाद अगर मैं इस रॉड की टोटल लंबाई देखना चाहूं, यहां से लेके पूरा यहां तक टोटल लंबाई, तो आप बोलेंगे सर ये ओरिजिनल जो लंबाई है एल नॉट, साथ के साथ जो परिवर्तन हुआ लंबाई में वो डेल एल, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो रॉड का टोटल लंबाई मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या?
तो हमको यहाँ पे जो फार्मूला लिखाया गया है वो कौन सा फार्मूला है? चेंज इन लेंथ, तापमान में परिवर्तन के कारण धातु की छड़ की लंबाई में परिवर्तन का ये सूत्र है, बराबर अल्फा एल नॉट डेल टी। समझ गए? ठीक है सर। तो अगर मैं इसी फार्मूले को इस तरह से लिखना चाहूं तो बिल्कुल लिख सकता हूं। हाँ सर, अल्फा को यहीं पे रख देते हैं, एल नॉट डेल टी इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो डेल एल के डिवाइड में आ जाएगा, डेल एल डिवाइड में एल नॉट डेल टी, ये किसके बराबर होगा? अल्फा के बराबर, मतलब रेखी प्रसार गुणांक बराबर डेल एल डिवाइडेड बाई एल नॉट डेल टी। याद रखेंगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से ना आपको क्या पूछा जाएगा पता है? इस कॉन्सेप्ट से आपको पूछा जाएगा या तो डायरेक्ट फार्मूला को पूछ देगा या तो फिर न्यूमेरिकल सवाल पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल सवाल कुछ इस तरह से, जैसे कि यहां पे देख सकते हैं, 2 मीटर लंबी एक धातु की छड़ को 0 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसकी लंबाई में 1.6 मिलीमीटर की वृद्धि होती है। धातु की छड़ की रेखी प्रसार गुणांक बताना है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मेटल बताने, मतलब आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है क्या, और अल्फा बराबर क्या होता है जी? आप कहेंगे लंबाई में कितने का परिवर्तन हुआ, डिवाइड करेंगे हम लोग ओरिजिनल लंबाई गुणा, है ना, डेल टी। यहाँ पे आपस में कुछ नहीं, मतलब गुणा होता है। तो मैं अगर यहाँ पे ये कहूं दोस्तों कि भाई साहब लंबाई में वृद्धि हुआ है 1.6 मिलीमीटर, तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 1.6 गुणा 10 की घात -3 मीटर। मिली का मतलब 10 की पावर -3। अब यहां ओरिजिनल जो लंबाई है एल नॉट, ये 2 मीटर है, तो ओरिजिनल लंबाई मीटर में है, तो चेंज इन लेंथ को भी मीटर में करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहां पे किया। अगर यहां पे मैं कहूं टेम्परेचर में जो परिवर्तन है, तापमान में परिवर्तन कितना हुआ है, 0 डिग्री से 60 डिग्री, ऐसा मैं बोल रहा हूं, तो परिवर्तन कितना हुआ है, डिफरेंस पता कर लो। फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, मैंने क्या किया यहाँ पे, T2 फाइनल है और इनिशियल प्रारंभिक है T1, T2 माइनस T1। समझ पा रहे हैं? तो बस यही तो किया मैंने। तो आप बोलेंगे सर ये 60 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना टेम्परेचर T1 और T2 की जो वैल्यू है ये एक ही सेम स्केल में होना चाहिए, जैसे कि ये सेल्सियस में तो सेल्सियस। समझ पा रहे हैं क्या? क्लियर है ना? तो मैंने कहा जी डेल टी मतलब 60 डिग्री सेल्सियस, है ना? तो बस अब इसमें पुट कर देंगे आपने कहा डेल एल की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर ऑफ -3, ठीक है। जो ओरिजिनल लंबाई है ये 2 मीटर है, गुणा करेंगे डेल टी की वैल्यू 60। बहुत बढ़िया। अब देखिए दोस्तों, मैंने कहा जी यहां पे दशमलव हटाया तो नीचे में 10 आ जाएगा, 10 का गुणा, ठीक है सर। तो अब देखेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर मैंने कहा जी 2 चौके 8, 2 तिया 6, ये हो जाएगा 30, ठीक। अब इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करता हूं। मैंने कहा ये 4/3, ठीक है, गुणा 4/3, ठीक है, गुणा, अब इधर क्या है 10 की पावर -3 ऊपर में, और क्या मैं यहाँ पे 30 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 10, तो 3 तो लिख दिया, 10 बचा है तो 10 गुणा 10, 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ, ठीक है सर, 10 की पावर 2 लिख दिए। तो ये अल्फा के बराबर वैल्यू इतना आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है सर। अब देखो मैंने कहा 10 की पावर 2 ऊपर में जाएगा तो ये 10 की पावर -2 हो जाएगा, और गुणा होगा ऊपर में जो वैल्यू है, तो 10 की पावर -3, 10 की पावर -2 आपस में गुणा होगा तो 10 की पावर -5 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना होगा जी, तो 3 एकम 3, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, इस तरह से 1.33 अल्फा की वैल्यू आया कुछ इस तरह से। अब इसका यूनिट आपको देखना है दोस्तों, यूनिट, तो यूनिट यहीं से समझ में आएगा। देखना सबसे पहली बात यहाँ पे डेल एल किस में है, मीटर में है क्या, चेंज इन जो लेंथ है ये मीटर में है, और यहाँ पे जो ओरिजिनल लेंथ है ये भी मीटर में, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/डेल टी, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो प्रति, है ना, 1/, मतलब प्रति डिग्री, और यहां पे डेल टी किसमें है, सेंटीग्रेड, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, यही आएगा क्या, तो ये हो जाएगा प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा अल्फा का। तो 1.33 इंटू 10 की पावर -5 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड,
ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? बढ़िया। चलिए एक छोटा सा टॉपिक और इंपॉर्टेंट भी है, कई बार इसकी यूनिट को लेकर या डेफिनेशन को लेकर सवाल पूछ दिया जाता है। एंट्रोपी क्या होता है जी? एंट्रोपी अनियतता या अराजकता की माप है। एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस। मैंने कहा जी चाहे आप सॉलिड की बात करें, चाहे लिक्विड की, चाहे गैस की, ठीक, तो किसमें रैंडमनेस बहुत ज्यादा दिखाई देगा? जिस सिस्टम की रैंडमनेस बहुत ज्यादा है तो आप बोलेंगे उस सिस्टम की एंट्रोपी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है सर, रैंडमनेस का मतलब जैसे कि आपको पता होना चाहिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी स्थिति में बात करिए, छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जो हमेशा गति वाले अवस्था में होते हैं। गैस की स्थिति में ये पार्टिकल बहुत ज्यादा गति करेंगे। अच्छा, लिक्विड की स्थिति में ये पार्टिकल गैस से थोड़ा कम गति करेंगे। अच्छा, सॉलिड की स्थिति में जो पार्टिकल है बहुत ही ना के बराबर गति करेंगे। समझ पाए? तो भाई जिस स्थिति में पार्टिकल बहुत ज्यादा गति वाले मोड में हैं, ठीक है, तो रैंडमनेस बहुत ज्यादा होगा ना, तो गैस का एंट्रोपी हाई होगा, देख सकते हैं। सॉलिड का एंट्रोपी लो होगा और लिक्विड का एंट्रोपी कहें तो भाई ये मीडियम होगा। समझ पा रहे हैं क्या? तो कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको सवाल में, ठीक है, अरेंज करके बताइए भैया सॉलिड, लिक्विड, गैस की एंट्रोपी, ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, लो, हाई, मीडियम। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में होना चाहिए भाई साहब, जिसकी रैंडमनेस बहुत अधिक होगी, ठीक है, उसकी एंट्रोपी बहुत अधिक देखने को मिलेगा, और रैंडमनेस कम होगा तो उसकी एंट्रोपी भी कम होगी। ठीक है, मैंने कहा जी एंट्रोपी का जो सिंबल होता है कैपिटल एस, इसीलिए लो एंट्रोपी, मीडियम एंट्रोपी, हाई एंट्रोपी। एसआई इकाई कहें तो हमेशा ध्यान में रखिएगा एंट्रोपी का एसआई इकाई जूल पर केल्विन, जूल प्रति केल्विन होता है दोस्तों। ठीक है, मैंने कहा कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो एंट्रोपी बढ़ती जाएगी क्या? अरे और रैंडमनेस देखने को मिलेगा आपको। समझ पा रहे हैं क्या? क्योंकि सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे लिक्विड बनेगा, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो गैस बनेगा। यही बात है, अगर गैस के टेम्परेचर को और मैं बढ़ा दूंगा तो भाई ये पार्टिकल और डिस्टर्ब होंगे और रैंडमनेस बढ़ेगा। समझ पाए? तो टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ता है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। तो अभी जो उदाहरण में बताया यही वाला है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस में जाते समय एंट्रोपी बढ़ती है कि कम होती है? तो आपका जवाब होना चाहिए बढ़ती है। तो ऐसे छोटे छोटे थ्योरेटिकल वन लाइन सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एंट्रोपी से रिलेटेड। तो इस तरह से हमारा हीट एंड टेम्परेचर जो चैप्टर है वो सक्सेसफुली फिनिश हो गया एक सिंगल लेक्चर में। ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है वो सारे कंसेप्ट को मैंने बेहतरीन अंदाज में सिखाने का प्रयास किया दोस्तों। ठीक है, और हर एक कंसेप्ट से रिलेटेड सवाल, अलग अलग वैरायटी के सवाल भी मैंने आपको कराए कि कैसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो टेम्परेचर को लेकर हो, चाहे हीट को लेकर हो। ठीक है, तो हमारा जो एमसीक्यू सीरीज चल रहा है उसको आप फॉलो करिए, और मैं फिजिक्स का मैराथन सेशन लेके आ रहा हूँ। ठीक, आप देखेंगे आज इवनिंग में मैराथन सेशन होगा 6:15, है ना? तो आप रेडी रहिएगा। बहुत सारे सवालों का कलेक्शन हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे एक सिंगल मैराथन क्लास में। ठीक, तो आज रेडी रहेगा शाम को। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ये जो क्लास पीडीएफ नोट्स है आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते रहिए वीडियो के लिंक को, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम कनेक्ट कर सके, है ना? और मैं तो शुरू से बात बोलते आ रहा हूं कि जो हमारा फिजिक्स का सीरीज चल रहा है दोस्तों, ये न सिर्फ प्रयोगशाला परिचालक परीक्षा के लिए है, बल्कि आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स होंगे जहां पे साइंस सिलेबस का पार्ट होता है, जहां फिजिक्स पूछे जाते हैं, एसएससी में पूछते हैं, रेलवे में पूछे जाते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज को आप फॉलो करेंगे तो और भी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये मोर देन सफिशिएंट होगा, जितना मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आप अपने से और कर लेते हैं तो और बेटर रहेगा। वैसे तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी आपको करा देता हूं दोस्तों। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टाटा, बाय बाय, लव यू और टेक केयर। जय हिंद।